नमस्कार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, तो अब हम लोग ये स्टेट लेजिस्लेचर वैसे जो आपका पार्लियामेंट का हम लोग डिस्कस किया था डिटेल में, उसी तरीके से ये क्या बोलते हैं, उसी का ट्रू कॉपी होता है। जो चेंजेस वगैरह होंगे उनको ज़्यादा एम्फेसिस से बताया जाएगा, और बाकी जो सेम टू सेम चीज़ें उनको जनरली आप लोग को रिकमेंड करूंगा कि पार्लियामेंट को देखेंगे तो सेम टू सेम वैसा का वैसा यहाँ पे कॉपी पेस्ट होता है। ओके, और जो डिफरेंसेस होंगे वो बता दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आर्टिकल्स यहाँ से यहाँ तक आपके पार्ट 6 में मेंशन किया गया है आपका ऑर्गेनाइजेशन कंपोजिशन ड्यूरेशन ऑफ एटसेट्रा ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ओके, जैसे कि सेम जैसा कि आपके यहाँ पे पार्लियामेंट में या फिर यूनियन के लेवल पे है, सेम टू सेम आपके कॉपी पेस्ट होता है आपके स्टेट के लेवल पे। ओके, तो स्टेट के लेवल पे कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम टू सेम वैसा का वैसा जैसा कि यूनियन में होता है। ओके, सो स्टेट लेजिस्लेचर की बात की जाए तो ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द स्टेट में जो आपका क्या बोलते हैं पार्लियामेंट का स्टेटस है, वही सेम आपके यहाँ पे सेंट्रल पोजीशन, प्री एमिनेंट पोजीशन रखता है। आपके यहाँ पे कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है कि स्टेट लेजिस्लेचर में यूनिकैमरलिज्म होगा कि बाइकैमरलिज्म, मतलब दो दो हाउसेस होंगे कि सिंगल हाउसेस वाला ही होगा। ओके, जनरली हमारे यहाँ पे सिंगल हाउसेस के ज्यादा है। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको कहा था, ठीक है, असेंबली जिसको कहा था, वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ओके, सो आगे मैं बता दूंगा कौन कौन से हैं जहाँ पे हमारे यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो सब है। ठीक है, सो राइट नाउ हमारे यहाँ पे इतने स्टेट्स है जहाँ पे कैमरलिज्म है, और 6 स्टेट्स हैं जहाँ पे आपके बाइकैमरलिज्म। ओके, सो जो जहाँ पे यूनिकैमरलिज्म वहाँ पे गवर्नर प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाता है, और मतलब पार्लियामेंट का हिस्सा, मतलब वहाँ के स्टेट लेजिस्लेचर का हिस्सा। और जहाँ पे बाइकैमरलिज्म है वहाँ पे गवर्नर, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल तीनों आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल को विधान परिषद कहा जाता है, जो कि अपर हाउस होता है, जैसे कि आपके यहाँ पे राज्यसभा होता है। सेम वैसा का वैसा सारे के सारे क्लॉजेस वगैरह सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता है। ओके, और लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा कही जाती है। ओके, सो विधानसभा आप लोग समझ सकते हैं, ये आपका लोकसभा के जैसा। ओके, 6 स्टेट जहाँ पे बाइकम्युनिज्म है वो आपके ये है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। ओके, जम्मू कश्मीर में भी हुआ करता है, लेकिन एब्रोगेशन ऑफ द 370 के एब्रोगेशन के बाद से ये अबॉलिश कर दिया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल को, और राइट नाउ ये यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, विद एन लेजिस्लेटिव असेंबली। ओके, असेंबली के साथ ये यूनियन टेरिटरी है। ओके, नेक्स्ट एबॉलिशन ऑफ एसएलसी, मतलब आपका स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को एबॉलिशन करने के लिए आपके आर्टिकल 169 के अंदर अलग से तरीका मेंशन किया गया कि पार्लियामेंट चाहे तो इसको एबॉलिश कर सकता है। ठीक है, कैसे एबॉलिश कर सकता है या फिर कैसे बना सकता है, वो सब कुछ सिंपल मेजोरिटी से होने वाला है। पार्लियामेंट के अंदर सिंपल मेजोरिटी से होने वाला है, और जब आपके यहाँ से लेजिस्लेटिव असेंबली में से इसको पास किया जाएगा तब ये स्पेशल मेजोरिटी से होगा। ओके, सो इसमें क्या होता है कि आपके यहाँ से जो असेंबली होती है वहां से स्पेशल मेजोरिटी के साथ एक रेजोल्यूशन पास किया जाएगा कि हमारे यहाँ पे एसएलसी बनानी चाहिए, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनानी चाहिए, और फिर वो पार्लियामेंट को पास किया जाएगा। पार्लियामेंट उसको सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी से पास ऑन कर देगी, तो वो हो जाएगा। ओके, लेजिस्लेटिव काउंसिल वहां पे बन जाएगा। अगर उसको डिलीट भी करना, मतलब अबॉलिश भी करना है, तो भी सेम प्रोसेस है। आपके यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में से इसको क्या बोलते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के साथ भेजा जाएगा, और सिंपल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट उसको बस रेक्टिफाई कर देगी। ओके, नेक्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करें, कौन कौन से केसेस में वो इक्वल पोजीशन हेल्ड करती है आपके लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह पे, असेंबली के साथ में। ओके, सो इंट्रोडक्शन पासेज ऑफ द ऑर्डिनरी बिल, जो ऑर्डिनरी बिल्स है उनके लिए आपके इंट्रोडक्शन करना, पासेज करना, उसको पूरा पास करने का प्रोसेस वगैरह जो है वो आपका क्या बोलते हैं ऑर्डिनरी बिल्स के केस में एकदम सेम टू सेम है। लेकिन अगर डिसएंगेजमेंट हो जाते, कोई इशू पैदा हो जाता है कि हाँ मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, आपका चेहरा पसंद नहीं आ रहा, ये बिल के अंदर ये इशू है, हम लोग का अमेंडमेंट आपका पसंद नहीं आ रहा, तो फिर उसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का नहीं, लेजिस्लेटिव असेंबली का ही वट चलता है। वो अपने हिसाब से जैसे बोल देगी वैसा का वैसा होता है। ओके, ऑर्डिनेंस अप्रूव करने के केस में भी गवर्नर के द्वारा जो ऑर्डिनेंस अप्रूव होता है 213 के तहत प्रोमलगेट की जाता है, उनको अप्रूवल करने के लिए आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास सॉरी सेम पावर्स है। सिलेक्शन ऑफ द मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम। ओके, इसमें भी आपके सेम पावर्स है।
रिपोर्ट्स को कंसिडरेशन करने के लिए आपके जो आपका स्टेट फाइनेंस कमीशन है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, कैग है, इन सब की जो रिपोर्ट्स वगैरह कंसिडर करना हो तो इन दैट केस भी आपके इक्वल पोजीशन हेल्प करता है। ओके, एक्सपांशन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के केस में भी आपके पास इक्वल पोजीशन हेल्ड है। अनइक्वल तो मनी बिल, अगर आप मनी बिल आप लोग जानते हैं जैसे कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया था, वैसे यहाँ पे असेंबली में इंट्रोड्यूस किया था, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं इंट्रोड्यूस किया था, जैसे कि आपके राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। ओके, नेक्स्ट फाइनल कॉल जो आपका मनी बिल डिसाइड करने का है वो भी असेंबली स्पीकर के पास पावर होती है, आपके यहाँ पे डिप्टी यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में चेयरमैन के पास इस तरीके, सॉरी दोस्तों, इस तरीके की कोई भी पावर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं होती। ओके, नेक्स्ट मनी बिल को किसी भी तरीके से वो अमेंड या रिजेक्ट नहीं कर सकती। आप जानते होंगे कि जैसे लोकसभा के पास सुप्रीम पावर है, राज्यसभा इसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकती, 14 डेज तक सिर्फ रख सकती है। सेम टू सेम यहाँ पे भी अप्लाइड होता है, यहाँ पे 14 दिन तक रखना पड़ता है, उसके अंदर उसको वापस से भेजना पड़ता है, भले उसके अंदर रिकमेंडेशन दे या ना दे, असेंबली उसको चाहे तो एक्सेप्ट कर सकते हैं वरना रिजेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं होता। ओके, नेक्स्ट फाइनल पासिंग ऑफ द ऑर्डिनरी बिल्स असेंबली के ऊपर ही क्या बोलते हैं वेटेज करता है। अगर अगर ऑर्डिनरी बिल्स के ऊपर भी अगर आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में कोई इशू पैदा हो जाता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल बोलती है कि नहीं नहीं भाई ये गलत चीज हो रहा है, इस केस में ऐसा ऐसा नहीं, तो वो चाहे तो मैक्सिमम 4 महीने तक, इनिशियली आपके 3 महीने और फिर सेकेंड टाइम में 1 महीने और तक डिले कर सकती है, उससे ज्यादा वो डिले नहीं कर सकती। ओके, नेक्स्ट प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और आपके राज्यसभा के रिप्रेजेंटेटिव के जो इलेक्शंस होते हैं वो सारे के सारे में पार्टिसिपेशन नहीं होता आपके काउंसिल का, लेजिस्लेटिव असेंबली का पार्टिसिपेशन होता है। ओके, काउंसिल किसी भी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को रेटिफिकेशन के लिए जब आपके यहाँ पे स्टेट्स के पास जो रेटिफिकेशन के लिए भेजा जाता है 1/2 स्टेट्स को, 50% ऑफ द स्टेट्स का रेटिफिकेशन चाहिए होता है, उसमें भी आपके स्टेट काउंसिल का कोई भी लेना देना नहीं होता है, असेंबली इसको रेटिफिकेशन करती है। ओके, असेंबली की बात करें तो असेंबली के पास काउंसिल को बनाने का और साथ साथ इसको अबॉलिश करने का दोनों भी पावर्स है। ठीक है, ये अगर आप मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई स्पेशल मेजोरिटी से इसने पास किया, पार्लियामेंट ने इसको सिंपल मेजोरिटी से पास कर दिया, तो इसका क्रिएशन भी हो जाता है और इसी के साथ इसका एबॉलिशन भी हो जाता है। तो आप देख सकते हैं इसकी पूरी की पूरी जो क्या कह सकते हैं इसका अस्तित्व ही पूरी तरीके से असेंबली के ऊपर ही बेस्ड है, ना कि वाइस वर्सा। ठीक है, जब चाहे असेंबली इसको खारिज कर सकती है। नेक्स्ट लेजिस्लेटिव असेंबली की कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे सेम जो आपके यहाँ पे लोकसभा के लिए जैसा चुनाव कराया था, सेम यहाँ पे भी इलेक्शन वगैरह कराया जाता है, आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के बेसिस पे। नेक्स्ट मिनिमम स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए आपके किसी भी असेंबली का, तो 60 होना चाहिए, और आपका 500 मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकता है। बट कुछ आपके स्टेट्स है जहाँ पे फिक्स करके रखा गया है कि कम ज्यादा इससे चेंज नहीं किया जा सकता, जैसे सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, इनके लिए 30 से ज्यादा नहीं किया जा सकता, इससे कम नहीं किया जा सकता। मिजोरम में 40 हो सकता है, नागालैंड में 46 हो सकता है। ओके, इस तरीके से किया था। इसके अलावा सिक्किम और नागालैंड में कुछ ऐसे पद होते हैं जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू भी आते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू नहीं आते, इसमें रीजनल काउंसिल्स के थ्रू आया जाता है। ओके, नॉमिनेटेड मेंबर, तो गवर्नर चाहे तो एक मेंबर फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को नॉमिनेट कर सकते हैं, जैसे मैंने आप लोग बताया था कि ये आपका लोकसभा में पास हो चुका है कि भाई एंग्लो इंडियन मेंबर्स को अब क्या बोलते हैं अगले बार से नहीं दिया जाएगा, ये क्या कहते हैं नॉमिनेशन का क्राइटेरिया खत्म कर दिया जाएगा। ओके, मैंने बताया था कि 2009 से 10 साल के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2019 के लिए, तो 2019 में हम लोगों ने इसको ये कर दिया कि भाई अब इसके बाद इसको एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। ठीक है, लोकसभा में पास हो चुका है ये वाला क्लॉज। ओके, नेक्स्ट ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन 126 का अमेंडमेंट बिल जो है ये आपका एंग्लो इंडियंस को और एंग्लो इंडियंस को लोकसभा और स्टेट असेंबली से क्या बोलते हैं जो ये रिजर्वेशन का, ये नॉमिनेशन का जो प्रोसेस है उससे छूट देता है। ओके, अब उन लोग का ऐसा नहीं हो पाएगा। ओके, नेक्स्ट आपका रिजर्वेशन ऑफ द सीट्स किनके लिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, चाहे तो उनका प्रोपोर्शन उनके पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के बेसिस पे किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉम्पोजिशन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल की बात करते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है इसकी मिनिमम स्ट्रेंथ आपकी 40 हो सकती है और इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो होगी वो 1/3 ऑफ द असेंबली की होगी। मतलब अगर असेंबली का मैक्सिमम स्ट्रेंथ 300 है, सो
ये 100 से ज्यादा नहीं हो सकती, 100 से ज्यादा इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ नहीं होगी। ओके, 40 से फिर ऐसे 1/3 मैक्सिमम हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इस तरीके से हम लोगों ने क्या इंश्योर करके रखा है कि आपके असेंबली का ज्यादा से ज्यादा डोमिनेंस होगा। ठीक है, इसके लिए आपका डोमिनेंस किसका होगा, असेंबली का होगा। क्यों, क्योंकि भाई ऐसा देखा जा सकता है कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल जहाँ पे नॉमिनेशन के थ्रू लोगों को भरना है, मतलब ये आप लोग देखेंगे, ये प्रोसीजर है आपका नॉमिनेशन का, अभी मैं बताऊंगा आप लोग को। सो इसमें चाहे तो अगर हम लोग ने ऐसा मेंशन कर दिया कि भाई 1000 सीट्स हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, सपोज कीजिए ये आपका क्राइटेरिया हटा देते हैं, 1/3 वाला क्राइटेरिया हटा देते हैं, तो क्या होगा कि पता चला कि जितने लोग हार गए उन लोग को यहाँ पे ठूस दो, कोई कुछ कर ही नहीं सकता है कि नहीं। जो सरकार रहेगी वो जितने लोगों को चाहे उतना ठूसते चली जाएगी। दैट इज वाई हमने 1/3 का इसके अंदर क्राइटेरिया रख दिया कि भाई 1/3 से ज्यादा इसके अंदर आप मेंबर्स को नहीं ला सकते। ओके, नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ने मिनिमम और मैक्सिमम स्ट्रेंथ को भले सेट करके रखा है, ये वाला आपका 40 और ये वाला, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो उसको एक्चुअल स्ट्रेंथ के बेसिस पे चेंजेस कर सकती है, मतलब उसको लगता है कि आज चेंजेस करने की जरूरत पड़ गई है तो चेंज कर देगा। ओके, नेक्स्ट, कैसे कैसे इलेक्शन होगा वो देखिए। तो मेंबर्स इलेक्टेड बाय लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली मेंबर्स में से जो इलेक्ट होके आने वाले हैं आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर, वो है 1/3। ठीक है, 1/3 जो मेंबर होगा, टोटल स्ट्रेंथ जो भी होगा आपके, सपोज कीजिए कि आपके हाउस की टोटल स्ट्रेंथ 300 है। ओके, तो उसका 1/3 मतलब 100 लोगों को आप लोग असेंबली में से सीधा लेंगे। नेक्स्ट, लोकल बॉडीज में से 1/3 आ जाएंगे। ठीक है, तो 2/3 हो जाएंगे, 200 हो जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद मेंबर जो कि ग्रेजुएट्स से मतलब जो आपके ग्रेजुएट स्टूडेंट्स होते हैं उनके थ्रू और टीचर्स के थ्रू इलेक्ट होके आगे वो 100 1/12 होंगे। ओके, नेक्स्ट बच जाएगा आपका 1/6। ठीक है, आपका 1/12 मतलब हो जाएगा 1/6 हो जाएगा टोटल ऐड करने पे, और इनको ऐड करने के बाद ये हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ओके, 5/6 हो जाएगा इसके साथ, और ये बचा 1/6 रह जाएगा। ठीक है, तो 1/6 जो होगा वो आपके गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, ये मैंने बता दिया, कंपोजिशन भी मैंने बता दिया। ठीक है, फिर भी आप लोग को जैसे मैंने बताया कि भाई पार्लियामेंट चाहे तो अपने हिसाब से चेंजेस कर सकते हैं, कुछ नया वगैरह भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरेशन की बात करें तो ड्यूरेशन आपके लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल में सेम आपका लोकसभा और राज्यसभा जैसा होता है, वैसा कि आप लोग यहाँ पे भी पा सकते हैं कि लोकसभा में आपका 5 साल का कार्यकाल होगा जब फर्स्ट सिटिंग से लेके, और फिर गवर्नर इसको चाहे तो जब चाहे तब इसके हिसाब से डिसॉल्व भी कर सकते हैं, और इमरजेंसी के केसेस में 1 ईयर एट ए टाइम उसको बढ़ाया भी जा सकता है। इमरजेंसी रिवोक होने के 6 महीने के बाद इसको और नहीं बढ़ाया जा सकता, सॉरी। लेजिस्लेटिव काउंसिल ये परमानेंट बॉडी होता है, इसके 1/3 ऑफ द मेंबर्स जो है वो एवरी 2 इयर्स में रिटायर कर जाते हैं, और क्या बोलते हैं, हाँ, 1/3 ऑफ द मेंबर रिटायर करते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है। ओके, 6 साल का होता है, बार बार इनका री इलेक्शन भी पॉसिबल है। ओके, नेक्स्ट, मेंबरशिप ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की बात करते हैं। तो इनकी क्वालिफिकेशंस बात करें तो क्वालिफिकेशन, ही मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया प्राइमरी कैरेक्टर। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो आपका जैसे लोकसभा में 25 साल, वैसे सेम यहाँ पे 25 साल। ओके, राज्यसभा में जैसे 30 साल है, वैसे यहाँ पे 30 साल हो जाएगा आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल में। ओके, बाकी जो पार्लियामेंट अगर कुछ नया नया क्वालिफिकेशन वगैरह प्रिस्क्राइब करते थे वो सब एडिशनल क्वालिफिकेशन कुछ आपके 1951 के आपके आरपी एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट में कुछ मेंशन करके रखा गया, वो आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए अगर किसी मेंबर को अगर नॉमिनेट किया जा रहा है, इलेक्ट किया जा रहा है, तो वो उस असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब उस स्टेट के किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का मेंबर होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ए स्टेट है और बी स्टेट है। ठीक है, तो बी स्टेट के किसी मेंबर को यहाँ पे आप नॉमिनेट कर लें, ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन राज्यसभा में ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में ऐसा है कि अगर कोई व्यक्ति भारत के किसी भी जगह पे अगर वो एक इलेक्टर की तरह रजिस्टर्ड है तो वो किसी और जगह से उसको राज्यसभा में मेंबर घोषित किया जा सकता है। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं आएगी। ओके, सो नेक्स्ट थिंग, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो वो भी अगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होगा, मतलब आपके स्टेट के किसी भी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में रजिस्टर्ड होगा, तभी वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन सकता है, इलेक्ट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट, अगर वो SC/ST के सीट पे लड़ना चाहता है तो फिर उसके पास SC/ST होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए, या फिर वो SC/ST कैटेगरी से होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, वेकेशन ऑफ सीट्स। सीट्स को किस तरीके मतलब कब कब सीट्स खाली हो सकती है, तो फर्स्ट डबल मेंबरशिप के केस में, फर्स्ट जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा में था सेम ऐसा ही कि 2 सदनों में वो एक साथ अगर इलेक्ट हो जाता है तो फिर उस केस में उसको एक सीट
में एक सीट को छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर वो नहीं छोड़ता है तो जबरदस्ती उसका आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला जो सीट होगा उसको निकाल दिया जाएगा, उसको हटा दिया जाएगा। ओके, डिस्क्वालिफिकेशन की बात करें, अगर वो किसी मतलब कैसे भी वेकेशन के सेकंड पॉइंट है आपका डिस्क्वालिफिकेशन के केस में हो सकता है अगर किसी भी तरीके से वो कोई डिस्क्वालिफिकेशन के अंडर आ जाता है, उसने कोई क्रिमिनल एक्ट वगैरह किया हो, उसके ऊपर 3 साल से ज्यादा का सजा वगैरह दे दिया गया है, या ऐसे कोई भी ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से उसको डिस्क्वालीफाइड घोषित कर दिया जाता है, तो फिर वो खाली हो जाएगा। ओके, रेजिग्नेशन, खुद का रेजिग्नेशन वगैरह देगा तो हो जाता है। ओके, एब्सेंस, अगर 60 साल बोलो 60 दिन के लिए वो क्या बोलते हैं विदाउट परमिशन बाहर रहता है, उसने कहीं पे भी नोटिफाई नहीं किया, ना अपने पार्टी में ना ही अपने स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर किसी भी हाउस में, तो उसको क्या बोलते हैं एब्सेंस के केस में उसको वेकेट कर दिया जाएगा उसका सीट। ओके, अदर कुछ केसेस है जैसे कि उसका अगर इलेक्शन ही पूरी तरीके से वॉइड घोषित कर दिया गया बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, तो आपका हो जाएगा वैकेंसी। नेक्स्ट, अगर उसको हाउस से एक्सपेल कर दिया गया, हाउस में कुछ गलत काम करने की वजह से उसको एक्सपेल कर दिया गया, तो आपका हो सकता है। नेक्स्ट, अगर वो प्रेसिडेंट के ऑफिस या फिर वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस में इलेक्ट हो जाता है तो हो सकता है, या फिर वो गवर्नर के ऑफिस में हो जाता है तो भी उसका वैकेंसी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कौन कौन से हैं आपके स्टेट लेजिस्लेचर में, तो जैसे मैंने जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा में था सेम वैसे यहाँ पे है कि लेजिस्लेटिव असेंबली में आपके प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो जाएंगे स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर चेयरपर्सन और डेप्यूटी चेयरमैन हो जाएगा। ओके, सेम वैसा का वैसा जैसे आपके लोकसभा राज्यसभा में था वैसा ही कॉपी पेस्ट। ओके, नेक्स्ट, प्रिविलेजेस की बात कर लेते हैं। हम लोगों ने प्रिविलेजेस उस वाले पार्लियामेंट के वीडियो में नहीं डिस्कस किया था, तो स्टेट लेजिस्लेचर में डिस्कस कर लेते हैं। सेम यहाँ का जो होता है प्रिविलेजेस, वही सारा का प्रिविलेजेस आपके पार्लियामेंट में भी होता है, तो वहाँ का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, वहाँ वाला छूट गया तो यहाँ पे कर देते हैं। ओके, सो फर्स्ट होता है कलेक्टिव प्रिविलेजेस और दूसरा होता है इंडिविजुअल प्रिविलेजेस। ठीक है, इंडिविजुअल प्रिविलेजेस पहले देख लेते हैं। तो आपका किसी भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को या एमएलए, दोनों की बात यहीं पे कर लेता हूँ, उसको ड्यूरिंग द सेशन अरेस्ट नहीं किया जा सकता है क्रिमिनल केसेस के सिवाय। ओके, आपके सिविल केसेस की बात हो रही है, सिविल केसेस के सिविल केसेस अगर उसके ऊपर कोई चल रहे हैं तो उस दौरान आप अगर सेशन चल रहा है, अगर सेशन चालू ही है, उस दौरान उसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ओके, क्रिमिनल केसेस में अगर वो क्या बोलते हैं उसके ऊपर अपराध सिद्ध हो जाता है, मतलब अगर पता चल जाता है कि हाँ इसी ने अपराध किया हुआ है, तो उसको उठा के लेके जाएगी, चाहे सेशन चल रहा हो चाहे नहीं चल रहा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, लेकिन सिविल केसेस में आपको 40 डेज का नोटिस देना पड़ता है। ओके, नेक्स्ट, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है इनको, फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया गया है आपके सदन के अंदर, कुछ भी बोलने के लिए, कोई भी इनको मतलब इनकी जीभ नहीं पकड़ सकता, मतलब ऐसा ये कुछ भी बातें कर सकते हैं, कोई भी चीजों पे बोल सकते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा भी बक सकते हैं, और इनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में घसीटा नहीं जा सकता कि हाँ इन्होंने लेजिस्लेचर में जाके ऐसी ऐसी बातें की थी मेरे खिलाफ, ऐसा ऐसा कहा था, इसके लिए इनको यहाँ पे टारगेट नहीं किया जा सकता। ओके, नेक्स्ट, इनको ज्यूरी सर्विस जैसी कोई भी सर्विसेज के लिए एग्जाम कर दिया जाता है, मतलब इस दौरान जब सेशन चल रहा हो तो इस दौरान इनको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में बुलाया नहीं जा सकता कि हाँ आप गवाह दीजिए, आप बयान दीजिए अपना, आप कोई केस चल रहा है उसके ऊपर आप आके अपना बयान दीजिए, अपने अपनी अपने तरफ का जो भी पक्ष रखना है वो सब रखिए, वो सब यहाँ पे अलाउ नहीं होगा। ओके, कलेक्टिव प्रिविलेजेस की बात करते हैं। सो दे हैव द राइट टू पब्लिश रिपोर्ट्स, डिबेट्स और प्रोसीडिंग जो कि सही होगी, मतलब जो आपकी क्या बोलते हैं आपके सदन की कोई भी कार्यवाही जो है वो उसको वो पब्लिश करवा सकते हैं, इसके ऊपर कोई भी बाउंडेशन वगैरह नहीं लगा सकते। हालांकि ये किसी और को प्रोहिबिट कर सकते हैं, कि जैसे न्यूज मीडिया चैनल्स को बोल सकते हैं कि भाई आप हमारी बातें को रिकॉर्ड करके पब्लिश नहीं कर सकते हो, ये चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा जनरली हमारे यहाँ पे होता नहीं। ओके, नेक्स्ट, इसके अलावा ये स्ट्रेंजर्स को प्रोसीडिंग्स में से बाहर निकाल सकते हैं कि भाई आप अगर देखने आए हो लोकसभा राज्यसभा स्टेट लेजिस्लेचर की कार्यवाही कैसी चलती है, तो राइट नाउ हम लोग इसको आपको बोलते हैं कि आप जाइए बाहर थोड़े समय के लिए, आप हम क्या बोलते हैं अपना काम कर लें, उसके बाद आप आइए। ठीक है, सीक्रेट सिटिंग्स भी रख सकती हैं, इस बीच में कोई भी नहीं आएगा, जो भी लोग होंगे उनको बाहर निकाल सकते हैं कि भाई आप लोग जाओ, आप लोग इसके मेंबर नहीं है तो यू कैन नॉट सिट फॉर द प्रोसीडिंग्स। ओके, नेक्स्ट, अपने खुद के प्रोसीजर, अपने खुद के कंडक्ट ऑफ बिजनेस वगैरह को करने का, उसको सही तरीके से रेगुलेट करना, नए नए चेंजेस लाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बनाना, वो सब के लिए भी इनके पास अपने खुद के पावर्स वगैरह है।
ओके। नेक्स्ट, ये किसी भी बाहरी मेंबर को पनिश भी कर सकती है अगर वो जबरदस्ती किसी भी मतलब फेक तरीके से कुछ गलत काम करके किसी तरीके से अगर वो अंदर आ जाता है, आपके सदन में आ जाता है जबकि उनको आना अलाउड नहीं था, तो भी उनको पनिशमेंट वगैरह भी दे सकती है। ओके, और इस पनिशमेंट को मतलब कोर्ट ऑफ लॉ के अगेन कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये इनका खुद का पनिशमेंट है। ये बाहर कहीं पे भी मतलब अलग तरीके से पता चला कि हाँ मुझे ऐसा मुल्का बना दिया था, ऐसा नहीं कर सकते। ओके, इमीडिएट इंफॉर्मेशन की इनके पास राइट्स होती हैं। इन केस अरेस्ट, डिटेंशन, कन्विक्शन, इम्प्रिजनमेंट, कोई भी ऐसा मेंबर के लिए अगर कोई भी मतलब किसी मेंबर को अगर जबरदस्ती पकड़ लिया गया, डिटेन कर लिया गया, कन्विक्शन उनके खिलाफ हो चुका है, इम्प्रिजनमेंट उनको कर दिया गया, तो उनके सारे वेयर अबाउट्स, उनके रिलेटेड जितने भी डिटेल वगैरह है, वो सारे के सारे डिटेल्स वगैरह वो यहाँ पे सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, ये आवाज आ रही है। ये जो डिटेल्स हैं, ये साइड के साइड डिटेल्स को सॉरी आपको को आवाज आ रही है। किसी को अगर पकड़ लिया गया है, आपके मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर हैं, उनको अगर पकड़ लिया गया, कैद में रख लिया गया, तो उनको चाहे तो पूरी की पूरी जो सदन है वो चाहे तो उनके बारे में वेयर अबाउट्स पूछ सकती है, उनको क्यों पकड़ा गया, क्या हुआ, कैसे वैसे, वो सब सारी डिटेल्स वो मांग सकते हो, उनको बताना भी पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट, कोर्ट्स आर प्रोहिबिटेड टू इंक्वायर इनटू द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस और इट्स कमिटीज। ठीक है, हाउस या उसकी कमिटीज के अंदर क्या क्या हो रहा है, कैसे बातें हो रही है, कौन से जिस पे क्या बातें की गई, किसने क्या कहा, उस सब के बारे में इंक्वायरी कोर्ट नहीं कर सकता। ओके, कोर्ट को इसकी तरीके से पूरी तरीके से डिबार करके रखा गया। आप लोग जानते होंगे कि राइट टू सेपरेशन, मतलब राइट टू नहीं, सेपरेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर एंड द जुडिशरी जो करने का जो एक्ट है आपका आर्टिकल 50 के अंदर, उसके तहत कोर्ट किसी भी तरीके से इनके अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकता और ना ही ये लोग कोर्ट के अंदर कर सकते। ओके, नो पर्सन नो पर्सन कैन बी अरेस्टेड, नो लीगल प्रोसेस कैन बी सर्व्ड विद इन द precincts ऑफ द हाउस विदाउट परमिशन ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। ओके, कैसा भी केस हो, आपका सिविल हो या फिर क्रिमिनल केस हो, अगर प्रिसाइडिंग ऑफिसर के कहे के बगैर उस मेंबर के खिलाफ कोई भी लीगल प्रोसेस वगैरह स्टार्ट नहीं किया जा सकता। ओके, उनको पकड़ के लेके जाया नहीं जा सकता। ओके, नेक्स्ट, इंक्वायरीज ऑर्डर्स वगैरह, अगर इट कैन इंस्टीट्यूट इंक्वायरीज और ऑर्डर द अटेंडेंस ऑफ विटनेस सेंड फॉर द रेलिवेंट पेपर्स एंड रिकॉर्ड्स। अगर उनको लगता है कि कोई केस वगैरह, जैसे आपके पार्लियामेंट भी बहुत सारे केसेस वगैरह खुद से भी चेक करते हैं, जैसे आपके अगर जजेस से रिलेटेड कोई भी केसेस वगैरह आते हैं तो उनके लिए कमेटी वगैरह बनाई जाती है। तो इन कमेटी के अंदर अगर कोई पेपर, कोई डॉक्यूमेंट्स, कुछ विटनेसेस के साइन वगैरह, कुछ भी अगर रिकॉर्ड्स वगैरह चाहिए होंगे, तो कोर्ट, मतलब आपका कोर्ट बोला, आपका लेजिस्लेचर चाहे तो उनको बुला सकती है, उनसे वो डिटेल्स वगैरह मांग सकती है, और जस्ट लाइक कोर्ट जैसा काम करता है वैसे सारे के सारे काम वो ये करेंगे। ओके, लास्ट, रिमूवल ऑफ एंग्लो इंडियन रिजर्वेशन इन लेजिस्लेटिव बॉडी। ये मैं आप लोग बताया था कि भाई रिमूवल हो चुका है आपके यहाँ पे। 126 अमेंडमेंट बिल जो है वो आपके पार्लियामेंट के द्वारा पास कर दिया गया है, जिसने लोकसभा और असेंबलीज के थ्रू, लोकसभा और असेंबलीज में से आपके एंग्लो इंडियन मेंबर्स की जो रिजर्वेशन थी उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया। ठीक है, तो पहले ये था कि आपके दो नॉमिनेटेड सीट्स होते थे लोकसभा में और एक नॉमिनेटेड सीट होती थी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो इन दोनों को अब पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है। अब ये जो एंग्लो इंडियन जो क्या बोलते हैं रिजर्वेशन था, इसको ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि वैसे भी ये सिर्फ टेम्पररी प्रोविजन था, 10 साल के लिए था, फिर इसको बढ़ाते गए पॉलिटिकल मोटिव की वजह से अल्टीमेटली अब देखा गया कि भाई इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है, सो इट हैज़ बिन कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया। ओके, चलिए इसी के साथ वाइंड अप करता हूँ, आप लोग से कल फिर मुलाकात करूँगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक ऐसे पढ़ते हैं। थैंक यू, चलिए।